देखिए महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान आपका, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, देखते हैं हम। यूपीएससी 2017 में आया था आपका। तो यहाँ पर दे रहा है आपका, यहाँ पर दे रहा है कौन सा निम्नलिखित में कौन सा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में सही है। पूछ रहा कौन सा सही है आपका। जैसे पी, अधिनियम के अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर जो शादी के समय बच्चा था या थी, प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य है। जिला अदालत में वयस्कता प्राप्त करने के 3 वर्ष के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्यता की एक अज्ञप्ति प्राप्त की जा सकती है। और क्यू, पी तो ये हो गया कथन। क्यू आपका कथन में एक अज्ञप्ति देने के समय जिला अदालत दोनों पक्षों और उनके माता पिता या अभिभावक को अन्य पार्टी धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने का आदेश देगा। इसमें से आपका सी यानी क्यू सही है। कौन सा सही है? क्यू। एक अज्ञप्ति देने के समय जिला अदालत दोनों पक्षों और उनके माता पिता या अभिभावक को अन्य पार्टी धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने का आदेश देगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के डरिएगा मत, ठीक है। तो ये कथन में है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, बताना है आपको। पी कथन है, इसमें है किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करने या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल हो, अवैध है। आपका ये पी दे रहा है। क्यों में क्या दे रहा है? उपयुक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैरकानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञापन, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। यानी कि पहले में कह रहा है आपका, समझिएगा, पहले में कह रहा है आपका ऐसी किसी भी तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित यानी प्रसारित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल हो, अशिष्ट यानी कि बुरा रूपण शामिल हो, अवैध है, ठीक है। ये पहला कह रहा है। क्यों में कह रहा है, उपयुक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैरकानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञापन, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है आपका। तो पी क्यू दोनों सही है आपका, ठीक है। यहाँ पर पी और क्यू दोनों सही हैं। यहाँ पर जैसे विज्ञापनों के द्वारा अन्य तरीकों से स्त्रियों के अश्लील प्रदर्शन को रोकने के लिए 1986 में एक अधिनियम बना जिसे स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार कथन पी और कथन क्यू दोनों सही है। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया आपका? सी है आपका, कौन सा? कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध या प्रतिशोध अधिनियम आपका। जैसे इसमें है परिवार की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2012 में पारित किया गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर दहेज लेना व देना किस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है? 2014 में आया था भैया। तो दहेज लेना और दहेज देना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध है आपका। 1961 के अंतर्गत अपराध, दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 वर्ष के कारावास के साथ कम से कम 15,000 रुपये या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, इनमें से जो ज़्यादा हो के जुर्माने से की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन शादी के समय वर या वधू को जो उपहार दिया जाएगा और उसे निम्नानुसार सूची में अंकित किया जाएगा वह दहेज की परिभाषा से बाहर होगा आपका, ठीक है। अब आपका 5वां क्वेश्चन कह रहा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है आपका संपूर्ण भारत में। अब ये तो क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर हो गया था, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेने देने के लिए किए गए करार की वैधानिक स्थिति निम्न में से क्या होगी आपका? क्या होगी? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के धारा 5 के आलोक में शून्य होगी आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के अनुसार यदि दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी अपनी पारंपरिक सहमति से दहेज लेने या देने के लिए कोई करार किया गया जाता है तो ऐसा करार शून्य होगा। धारा 6 दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना उपबंध करती है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर बाद में पारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार लगाइए। ठीक है, तो पहले आपका पारित हुआ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 आपका, फिर आपका पारित हुआ आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आपका, पहला दहेज 1961 में आया, फिर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया आपका, फिर सूचना अधिनियम 2005 में आया, सूचना अधिनियम 2005 में आया आपका, 2005 में आया आपका, 2005 में आया आपका, फिर सूचना अधिनियम आया आपका, फिर बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम आपका 2009 में आया। तो पहले आपका आएगा, पहले मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आपका, अधिकार संरक्षण अधिनियम आपका, मानव अधिकार नहीं, पहले आएगा आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 आएगा आपका, फिर आपका आएगा 1993 आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आएगा, फिर आएगा आपका सूचना अधिनियम 2005 आएगा, सूचना अधिनियम 2005 आएगा, फिर आएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम आपका सी। तो आपका आंसर है CABD आपका, CABD। तो यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल साल का होता है आपका। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल साल का होता है आपका। यहाँ पर पूछ रहा है कितना होता है, तो 3 वर्ष होता है। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल आपका 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर रेखा शर्मा को 7 अगस्त 2018 को नियुक्त किया। ठीक है, 3 साल के अन्य कार्यकाल के नामांकित किए उनका कार्यकाल। ठीक है आपका 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? सांविधिक निकाय है आपका, सांविधिक निकाय है। कौन सा निकाय है? सांविधिक आपका। कौन सा निकाय है? सांविधिक निकाय है आपका। निकाय है यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है आपका। अब 9वां क्वेश्चन है आपका, क्या है? 1992 में स्थापित महिलाओं के हितों की सुरक्षा और प्रचार के जनादेश के साथ एक सांविधिक निकाय और भारत का एक शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का संगठन। कौन सा आपका? महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग आपका, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992 से। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपाय को लागू करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए मंच प्रदान करना। ठीक है, वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में क्या की गई थी? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य ऐसी गतिविधियों का कार्यभार बनाना जिसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन और विकास हेतु महिलाओं का ऋण उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, गरीब महिलाओं यहाँ पर हम जैसे ये ले लेते हैं, तो यहाँ पर गरीब महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य 1993 में राष्ट्रीय महिला आयोग को उसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूह के द्वारा सहायता प्रदान कर महिलाओं के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने में इस कोष की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इस कोष की महत्वपूर्ण भूमिका। अब बच्चों के संरक्षण संबंधी विधिक प्रावधान, ये आता है दूसरा, बच्चों के संरक्षण संबंधी विधिक प्रावधान। इसमें शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी। इसमें 65:35 के अनुपात में 65:35 के अनुपात में आर्थिक भार को बांटने पर सहमति बनी। यानी संविधान के अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार मिला। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार मिला। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार मिला। ठीक है, अब समेकित बाल विकास परियोजना यानी ICDS और S। ठीक है, ICDS
यहाँ समेकित बाल विकास परियोजना ICDS के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्था है। कौन सी है शीर्ष संस्था? आपका राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था। कौन सा है आपका? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान आपका राष्ट्रीय जल सहयोग एवं बाल विकास संस्थान आपका शीर्ष संस्था है। इसके अलावा बाल अधिकार एवं महिलाओं की तस्करी की रोकथाम पर प्रशिक्षण देने के लिए यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क देशों की प्रमुख संस्था भी है। ठीक है, कौन सी आपका? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान आपका राष्ट्रीय जन सहयोग आपका 2017 बैच में आया था। अब भारत सरकार की वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों का संरक्षण करना है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो। इसके अलावा ऐसे किशोर जो कानून का उल्लंघन करते हैं और वो बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं उनका संरक्षण भी इस योजना के अंग है आपका। कौन सा है आपका? समेकित बाल विकास योजना आपका। कौन सा? समेकित बाल विकास योजना। कौन सा? समेकित बाल विकास योजना। अब यहाँ पर देखिए, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा गया? किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा गया आपका? उन्हें विधि संघर्षित किशोर कहा गया। क्या क्या कहा गया है आपका? विधि संघर्षित आपका किशोर, विधि संघर्षित किशोर कहा गया। क्या कहा गया? विधि संघर्षित किशोर कहा गया आपका, विधि संघर्षित किशोर कहा गया आपका। ठीक है, अब किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्न में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा? आपका किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख और संरक्षण। किशोर न्याय आपका बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्न में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा? आपका उपरोक्त सभी। कौन कौन से? कोई पुलिस अधिकारी कर सकता है, कोई लोक सेवक कर सकता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोकात्मा से अभिभूत कोई नागरिक आपका कर सकता है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ? आपका 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया आपका। ठीक है, शिक्षा का अधिकार आपका जो RTE अधिनियम था वर्ष 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। ध्यातव्य है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों वाले भाग में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया आपका। क्या 21A जोड़ा गया आपका, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया आपका। ठीक है, अब आता है अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989। एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया गया आपका। तो बी है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग आपका। क्या है आपका? देखिए, भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारत में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, मूलतः संविधान के अनुच्छेद 338 SC और अनुच्छेद 338 ST के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है। 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा SC और ST के लिए संवैधानिक आयोग बना, जिसे 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा 338 के तहत अनुसूचित जाति आयोग और 338 के तहत जनजाति आयोग में विभाजित कर दिया गया। इस आयोग की स्थापना अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपाय को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से किया गया आपका। ठीक है, यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? आपका 12 महीने के लिए। कितनी अवधि के लिए? 12 महीने के लिए। यहाँ पर अनुसूचित जाति
और जनजातीय अधिनियम 1989 की धारा 4 में कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। जब कोई लोक सेवक जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा आपका। ठीक है। अब यहाँ पर डैश लिखा है, तो यहाँ पर डैश ने वनवासी अनुसूचित जनजातियों यानी FDST के वन अधिकारों को मान्यता दी और FDST लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाए। किसने? वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम ने, आपका वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम ने। जैसे वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम ने वनवासी अनुसूचित जनजातियों FDST के वन अधिकारों को मान्यता दी और FDST लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाया आपका। ठीक है, वन भूमि पर अधिकार दिलाया आपका। अब निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया? किसे जोड़ा गया आपका? यहाँ पे सभी को, जैसे आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना। दूसरा है मैला ढोने अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना। तीसरा आपका अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना। चौथा है आपका किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ावा देना आपका। ठीक है। अब निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया है आपका? किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा। दूसरा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा के लिए किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है और शिक्षा का स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश निषेध आपका। ठीक है, इसे विस्तार से पढ़ते हैं। वर्ष 2015 में के संशोधन से अनुसूचित जाति और जनजाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सूची में निम्नलिखित जोड़ा गया। जैसे पहला, मानव पशु नर कंकाल को निपटाने और ले जाने के लिए बाध्य करना। दूसरा है आपका अनुसूचित जाति और जनजातियों की महिलाओं को देवदासी के रूप में समर्पित करना। तीसरा है आपका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना। चौथा है आपका अनुसूचित जाति और जनजातियों के विरुद्ध किए जाने वाले नए अपराधों में इन लोगों के सिर और मूंछ का मुंडन कराने और इसी तरह इन लोगों के सम्मान के विरुद्ध किए गए कृत्य आपका। पांचवा आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सार्वजनिक पूजा स्थान और शिक्षा का स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश निषेध है आपका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लिखित अपेक्षित कर्तव्यों को जानबूझकर उपेक्षा करने पर निम्न में से कौन दंड का भागी होगा आपका? कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है आपका। देखो, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लिखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है दंड का भागी होगा। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द का इस्तेमाल की अनुमति दी है आपका? यौन अपराध आपका। भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है आपका? पुरुष प्रधान समाज, बाल विवाह, दहेज प्रथा आपका, विधवा पुनर्विवाह आपका। विधवा पुनर्विवाह नहीं है। ठीक है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ आपका? 2006 में। युद्ध क्षेत्र में यौन हिंसा समाप्त करने के लिए वैश्विक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ आपका? लंदन में आपका। ठीक है। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है आपका भारतीय दंड संहिता में। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय अपराध है। इसका वर्णन भारतीय दंड संहिता में धारा 354 में किया गया आपका। धारा 354 में
बलात्कार संबंधी कानून को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? आपका वर्मा कमीशन। बलात्कार संबंधी कानून को बदलने के लिए जे एस वर्मा समिति बनाई गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2013 में सौंपी थी, जिसमें पीड़िताओं को शीघ्र न्याय, दुष्कर्मियों को उम्र कैद, सशस्त्र बल, विशेष शक्ति अधिनियम के तहत कामकाज की समीक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग जैसी सिफारिश की गई थी। आपका जैसे भारत में अनुसूचित जनजातियों को, भारत में आपका यहाँ पी में दिया गया, भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशिष्ट है जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है। क्यू में आपका 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में से पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। आपका सी। क्यू तो आपका सी गलत है। भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशिष्ट है जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है। कथन पी गलत है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति संबंधी विषय संसद द्वारा बनाई या संशोधित की जा सकती है एवं देश के सभी राज्यों में पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। भाग 16 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 330 से 342 तक प्रावधानित है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हम आपका हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम मोटर वाहन अधिनियम एवं तथा यातायात नियम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में होगा, और यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।